अब ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फोटोग्राफ इतनी पुरानी है कि हम में से कईयों का तो तब जन्म भी नहीं हुआ होगा। 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने इस फोटोग्राफ को धरती से 600 करोड़ किलोमीटर दूर खींचा था। इस फोटोग्राफ में आपको जो पिक्सल से भी छोटा सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, वो है हमारी पृथ्वी, और ये पृथ्वी की आज तक की सबसे दूर से ली गई एकमात्र फोटोग्राफ है। अब दोस्तों, इतने से डॉट में जो कुछ भी समाया हुआ है वो फिलहाल तक यूनिवर्स में जिंदगी का एकमात्र ठिकाना है और हम सभी का घर है। इस फोटोग्राफ को साल 1990 में कार्ल सैगन के रिक्वेस्ट पर खींचा गया था और इसके जस्ट 34 मिनट बाद वॉयेजर 1 के कैमरा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और तब से लेकर अब तक वॉयेजर 1 लगातार स्पेस में आगे बढ़ता जा रहा है। 5 सितंबर 1977 को लॉन्च हुआ ये स्पेसक्राफ्ट आज पृथ्वी से 2400 करोड़ किलोमीटर दूर पहुंच चुका है और स्पेस में इंसानों के द्वारा भेजा गया सबसे फारदेस्ट ऑब्जेक्ट भी बन चुका है। अब दोस्तों, इस स्पेसक्राफ्ट ने अपने 45 सालों के सफर में कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और आउटर स्पेस की कई इनक्रेडिबल फोटोग्राफ्स भी ली है। पर जानते हो कि वॉयेजर 1 के कैमरास पिछले 32 सालों से बंद क्यों हैं? और अगर आज हम इनके कैमरास को एक बार फिर से खोल दे तो हमें कैसा नजारा देखने को मिलेगा? दोस्तों, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पिछले 45 सालों से लगातार स्पेस की हार्श कंडीशंस में ट्रैवल कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वो एक्टिव है और उनके इक्विपमेंट्स फंक्शन भी कर रहे हैं। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो अपने टाइम से काफी ज्यादा एडवांस थी। अब इसका एक एग्जांपल हमें वॉयेजर 1 के कैमरा सिस्टम में देखने को मिलता है। दोस्तों, वॉयेजर 1 में 2 वीडिकॉन कैमरास लगे हुए हैं जो बेसिकली उस समय के टेलीविजन कैमरास है। ये 800 by 800 रेजोल्यूशन वाले कैमरास है जो ग्रे स्केल में 8 बिट की इमेज कैप्चर करते हैं। अब इनमें से एक वीडिकॉन कैमरे में वाइड एंगल लेंस लगाया गया है जिससे कि प्लैनेट्स की फुल साइज फोटोग्राफ्स ली जा सके और दूसरे में नैरो एंगल लेंस लगा था जिससे प्लैनेट्स की और जूम करके उनकी डिटेल्ड फोटोग्राफ्स ली जा सके। अब इन कैमरास में पूरा ऑप्टिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया था जिससे कि हम कलर्ड इमेजेस हासिल कर पाए। अब ऐसा करने के लिए बहुत ही चतुराई से कैमरास के बाहर एक रोटेटिंग फिल्टर व्हील लगा हुआ था। इसमें ऑरेंज, वायलेट, ब्लू और ग्रीन कलर के फिल्टर्स थे एंड ऑब्वियसली एक फिल्टर से ग्रे स्केल फोटोग्राफ भी ली जाती थी। अब जरा इसके कैमरास की फंक्शनिंग को एक एग्जांपल की मदद से समझिए। अब मान लीजिए कि सामने की ओर जुपिटर प्लैनेट दिख रहा है जिससे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर कैमरा की ओर आ रही है। अब ये लाइट रेज जब भी अलग अलग कलर्स के फिल्टर से गुजरती है तो इनसे जुपिटर की मल्टीपल फोटोग्राफ्स ली जाती है। अब मान लीजिए कि लाइट रेज ब्लू कलर फिल्टर से गुजरती है तो इसमें से सिर्फ ब्लू कलर ही आगे आएगा और बाकी सारी कलर्स की लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस तरह हमें अलग अलग फिल्टर कलर्स की बहुत सारी इमेजेस मिल जाती है। और जब इन सभी इमेज को एक साथ कंबाइन किया जाता है तो ये एक कलर्ड इमेज देती है। अब वॉयेजर 1 के कैमरा सिस्टम की तरह हमारी आंखों में भी 3 कलर फिल्टर्स होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। अब आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम अपनी आंखों को रब करते हैं तब हमें सामने दिख रहे ऑब्जेक्ट के अराउंड कुछ कलर्ड लाइंस दिखने लगती है। दरअसल ये इन्हीं कलर फिल्टर्स के कारण होता है। पर वॉयेजर 1 में लाइट रेज का सफर कैमरा फिल्टर से गुजरकर खत्म नहीं हो जाता था, बल्कि इन कैमरास के अंदर वीडिकॉन ट्यूब भी लगी हुई होती थी। दरअसल वीडिकॉन ट्यूब के सामने की ओर एक ट्रांसपेरेंट फेस प्लेट लगाई जाती थी जिस पर टिन ऑक्साइड की कोटिंग होती थी। इसके जस्ट पीछे एक फोटो कंडक्टिव टारगेट प्लेट है। अब जब बाहर से आ रही लाइट के फोटोन्स टारगेट प्लेट से टकराते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाकर ट्रांसपेरेंट फेस प्लेट से चिपक जाते हैं और टारगेट प्लेट में गैप्स बन जाते हैं। अब वीडिकॉन ट्यूब में पीछे की ओर एक कैथोड गन लगी हुई होती है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को टारगेट प्लेट की ओर रिलीज करती है। ये इलेक्ट्रॉन बीम टारगेट प्लेट की गैप्स को भर देती है। इससे इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में एक सिग्नल क्रिएट होता है और इस सिग्नल में ही इमेज की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। अब वॉयेजर 1 इस डेटा को सिंपली धरती पर बैठे वैज्ञानिकों को ट्रांसमिट कर देता है। पर वेट ए सेकेंड, ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं है जितना पृथ्वी पर रहते हुए एक इंसान द्वारा दूसरे को व्हाट्सएप पर फोटो भेजना होता है। दरअसल वॉयेजर 1 के द्वारा खींची गई हर फोटोग्राफ करीब 50 लाख बिट साइज की होती है जो कि लगभग 0.6 मेगाबाइट्स की होती है। अब आज के स्टैंडर्ड से देखें तो ये बहुत ही छोटी साइज की फाइल है, जबकि यार हमारे नॉर्मल स्मार्टफोन्स की फोटोग्राफ भी कई मेगाबाइट्स का स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और M87 गैलेक्सी के ब्लैक होल की जो हमने फोटोग्राफ ली थी वो तो 4 पेटाबाइट्स की थी, यानी कि 40 लाख गीगाबाइट्स की।
पर दोस्तों 70s के दशक में बनी टेक्नोलॉजी की मदद से कई 100 करोड़ किलोमीटर दूर से 0.6 मेगाबाइट की फोटोग्राफ भेजना भी आसान नहीं होता था। अपने शुरुआती सालों में जब वॉयेजर 1 पृथ्वी के काफी करीब हुआ करता था, तब इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड करीब 1,15,000 बिट्स पर सेकंड की थी। अब इस स्पीड से एक फोटोग्राफ सिर्फ 43 सेकंड्स में धरती पर बैठे वैज्ञानिक तक पहुंच जाती थी। पर अब मेरे दोस्त, जब ये धरती से 2400 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसकी डेटा ट्रांसमिशन रेट करीब 160 बिट्स की ही रह गई है और इस स्पीड से एक फोटोग्राफ भेजने में करीब 8 घंटे लग जाते हैं। वॉयेजर 1 और पृथ्वी की डिस्टेंस को देखते हुए ये समय 21 घंटे के करीब हो जाता है। यानी अगर हमें आज वॉयेजर 1 से एक सिग्नल रिसीव करना है तो उसमें 21 घंटों का समय लग जाएगा और फिर पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक अगर उसका जवाब वॉयेजर 1 को भेजते हैं तो एक बार फिर से 21 घंटे वापस लग जाएंगे। लेकिन भाई ये जरूरी नहीं है कि वॉयेजर 1 जैसे ही इमेज डेटा को हासिल करे वो तभी उसे भेज दे। दरअसल इसमें एक मैग्नेटिक टेप इंस्टॉल्ड है जो इस इमेज डेटा को सेव करके रखती है और जब भी सॉफ्टवेयर को यह लगता है कि अभी कम्युनिकेशन इजीली हो सकता है तो वो इस डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। अब दोस्तों, नो मैटर कि ये कैमरा सिस्टम कितना एडवांस्ड है, लेकिन इसे साल 1990s में ही बंद कर दिया जा चुका है और इसका कारण है फ्यूल। दोस्तों, साल 1990s में जब इसने आखिरी फोटोग्राफ ली थी तब ये ऑलरेडी धरती से 600 करोड़ किलोमीटर दूर था। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी वहां से एक छोटे से डॉट की तरह नजर आ रही थी। अब वैज्ञानिकों को पता था कि ये मिशन अगले कई सालों तक ऐसे ही चलने वाला है और एक दिन ऐसा आएगा जब वॉयेजर 1 सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज तक पहुंच जाएगा और इंटरस्टेलर मीडियम में भी एंटर करेगा। 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 ऐसा करने वाला पहला ऑब्जेक्ट बना था और दोस्तों ये हमें इसीलिए पता चल पाया क्योंकि उस समय वॉयेजर 1 एक्टिव था। दरअसल वॉयेजर 1 में 3 रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स या RTGs लगे हुए थे। इसमें बेसिकली होता यह है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से एनर्जी को हासिल करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है और फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी से स्पेसक्राफ्ट की फंक्शनिंग चलती है। अब जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसका पावर आउटपुट 470 वाट हुआ करता था, पर रेडियो एक्टिव मटेरियल से मिलने वाली एनर्जी समय के साथ साथ डीके होती जाती है और इसीलिए इसका पावर आउटपुट भी 4 वाट पर ईयर के हिसाब से डिक्रीज होता जा रहा है और आज ये सिर्फ 249 वाट पर आवर को प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि पहले से 43% कम है। अब वॉयेजर 1 का कैमरा सिस्टम अकेले ही करीब 42 वाट पावर को कंज्यूम करता था, पर कैमरे के अलावा भी इसमें 10 और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे। अब अगर स्पेसक्राफ्ट के एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्टिव रखना था तो हमारे सामने हाई पावर कंज्यूमिंग इंस्ट्रूमेंट्स को बंद करने के अलावा और कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को स्टोरेज मेमोरी की कमी ना हो, इसके लिए कैमरा सिस्टम से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर्स तक को रिमूव कर दिया गया। मतलब कि आज ना तो वॉयेजर 1 का कैमरा ऑन है और ना ही वो सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है जो कैमरे से फोटोग्राफ को कैप्चर करके उसे प्रोसेस कर सके। और वैसे भी इतने सालों तक स्पेस की हार्श कंडीशन और एक्सट्रीम हीट को सहने के बाद तो शायद ही वो एग्जिस्ट कर पाते। पर जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर ये कैमरास आज अचानक से ऑन हो जाए तो हमारे सामने क्या नजारा होगा। वेल दोस्तों, वॉयेजर 1 धरती से इतनी दूरी पर पहुंच चुका है कि वहां सूरज की रोशनी बहुत कम ही पहुंचती है। अब अगर आज वॉयेजर 1 के कैमरा से फोटोग्राफ ली जाएगी तो उसमें हमें सूरज और सोलर सिस्टम के 1-2 बड़े प्लैनेट्स आसमान में चमकते तारों की तरह दिखाई देंगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसके अलावा हमें चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देने वाला है। मतलब आपके सामने कुछ ऐसी डार्क स्काई होगी जिसमें कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पृथ्वी पर रहते हुए भी हमें दूर आसमान के कॉन्स्टेलेशंस ठीक वैसे ही दिखते हैं जैसे कि वॉयेजर 1 को 2400 करोड़ किलोमीटर दूर दिखते होंगे। यानी कि अगर मुझे M87 गैलेक्सी आसमान में उस तरफ दिखाई देती है तो वॉयेजर 1 को भी ठीक उसी तरफ दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यूनिवर्स की स्केल पर यह डिस्टेंस इतनी कम है कि ये कंसिडरेबल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकती। अगर हमें अपने आसमान को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है तो शायद वॉयेजर 1 को हजारों लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर पहुंचना होगा। नाउ होपफुली एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वॉयेजर 1 पृथ्वी से इतनी दूर पहुंच चुका होगा। बस दुख की बात तो यह है कि उस दिन तक ना तो मैं या आप जिंदा रहने वाले हैं और ना ही उस समय के इंसान वॉयेजर 1 की नजर से उस नजारे को देखने वाले।